हेलो स्टूडेंट्स, चहल एकेडमी की इस इकोलॉजी एनवायरनमेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस बार के यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक करके यूपीएससी के जितने भी करंट अफेयर में जो टॉपिक्स रहे हैं प्लस में स्टैटिक पार्ट जो हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसको धीरे धीरे करके उसको कवर कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे ओजोन लेयर और ओजोन से रिलेटेड जो हमारे करंट अफेयर में चीजें रही हैं, एंटार्क्टिका के होल से रिलेटेड जो न्यूज रही हैं या फिर आर्कटिक से रिलेटेड होल से रिलेटेड जो न्यूज रही हैं, इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स हमने साइन किए हैं, इंडिया ने साइन किए हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं और उसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, आज को डिटेल में समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के अंदर मेनली हम बात करते हैं सबसे पहले जो न्यूज है हमारा कि ओजोन डिप्लीशन जो है वो हमें ज्यादा एंटार्क्टिक रीजन में क्यों दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू द आर्कटिक, जबकि आर्कटिक वाला रीजन नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और वहां पे पॉल्यूशन की ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू द एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक में अगर हम देखते हैं तो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वो बहुत कम है सदर्न हेमिस्फीयर में एज कंपेयर टू द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे यूएसए की जो यूएसए है, हमारा कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इस तरह की जो कंट्रीज हैं जो पॉल्यूशन कर रही हैं, चाइना है, इंडिया है। वहीं पे हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को लेके जो बड़ी कंट्रीज है, बाकी कोई इतनी बड़ी कंट्री नहीं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, फिर भी एंटार्क्टिका में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है ओजोन को लेके एज कंपेयर टू द आर्कटिक। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रहा है, आइए इसके रीज़न को अभी समझते हैं। न्यूज़ में जनरली इसके बारे में बहुत बार आ चुका है कि हमारा जो एंटार्क्टिक रीजन है वहां पे एक बहुत बड़ा होल है, वहीं हम आर्कटिक रीजन में देखते हैं तो उसके कंपैरेटिवली होल हमें कम दिखाई देता है। प्लस में जो एंटार्क्टिक है उसके अंदर में जो टेम्परेचर और उसका क्या रीजन है उसको हम धीरे धीरे करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर की एक ऐसी लेयर होती है जिसमें ओजोन गैस भरी होती है। ओजोन गैस O3 फॉर्मूला से आती है, यानी O के 3 जो इसमें एलिमेंट्स या फिर O के 3 एक तरीके से एटम्स होते हैं जो मिला के ओजोन गैस बनाती है। ओजोन गैस जो होती है बहुत ही डेंस गैस होती है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेस को अंदर यानी अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देती, जिससे हमारा जो अर्थ के ऊपर डायरेक्टली यूवी रेस का प्रभाव नहीं पड़ता और हमें जो स्किन कैंसर और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक डिजीजेस की प्रॉब्लम्स, उससे बचाया जाता है बाय ओजोन लेयर। बट धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। जनरली क्या प्रोसेस होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर और जो हमारी सनलाइट आती है वो यूवी रेस यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, ओजोन इसको फिल्टर कर देती है और अंदर नहीं जाने देती यूवी रेस को। वहीं पे हमारे कुछ पार्टिकल्स होते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और कार्बन होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब सनलाइट इस पे फॉल करती है तो इसका जो क्लोरीन होता है वो सेपरेट निकल जाता है और जो क्लोरीन सेपरेट निकल जाता है वो ओजोन के साथ में रिएक्ट कर जाता है। तो जो क्लोरीन हमारा सेपरेट निकल गया वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO बना देता है और जो O2 है वो सेपरेट हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह निकल जाता है और जो हमारा ओजोन है वो लेयर डिप्लीट हो जाती है। बट साथ ही ये जो ओजोन का जो O नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे हमें मिला था कई बार, या फिर ये जो O2 है ये कई बार दोबारा से O2 के साथ मिलके ओजोन बना देती है, यानी हमारी ओजोन फॉर्मेशन भी कंटिन्यूस चलती रहती है, ओजोन डिप्लीशन भी कंटिन्यूस चलती रहती है और ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेती है। लेकिन जिस रेट से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस रेट से हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ते जा रही हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो बढ़ते जा रहे हैं, ये जो ओजोन डिप्लीशन का रेट है, ओजोन डिप्लीशन का जो रेट है वो थोड़ा फास्ट हो गया है एज कंपेयर टू द ओजोन फॉर्मेशन। यानी ओजोन फॉर्मेशन का स्लो रेट है, ओजोन डिप्लीशन का फास्ट रेट है। अगर हम ओजोन जो डिप्लीशन है उसको अगर हम रोक दें तो कुछ टाइम में ही ये
हमारी ओजोन दोबारा से रिकवर हो जाएगी। साइंटिस्ट का मानना है कि 2070 से लेकर 2080 के बीच में हम पुराने वाले लेवल 1990 लेवल तक इजीली पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि हमें ओजोन जो डिप्लीशन का रेट है उसको काफी हद तक कम करना पड़ेगा और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। हमारे कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को इजीली डिप्लीट कर देते हैं, यानी जैसे अभी बताया मैंने आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एयर कंडीशन में यूज किया जाता है, सॉल्वेंट्स में यूज किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में यूज किया जाता है और रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। यूपीएससी द्वारा 2 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि CFC को हम कहां पे यूज करते हैं। हेलॉन्स की अगर हम बात करें, जिसमें जो सर्कुलर रिंग होती है कार्बन कंपाउंड में, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी फायर एक्सटिंग्विशर और सॉल्वेंट्स में यूज किया जाता है, पेंट्स में यूज किया जाता है। वहीं पे मिथाइल क्लोरोफॉर्म को एडेसिव और एरोजोल में यूज किया जाता है। इसको हम एक तरीके से फ्यूमिगेंट्स भी यूज कर सकते हैं, यानी जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसमें प्रेशर से गैस को डाला जाता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म को, और यहां पे ये उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, एयर कंडीशन में और सॉल्वेंट के अंदर में। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जनरली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमारा क्लोरीन नेसेंट सेपरेट निकल जाता है, और ये क्लोरीन है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन ऑक्साइड बना देता है और O2 हमारा यहाँ पे सेपरेट निकल जाता है। यहीं पे जो क्लोरीन ऑक्साइड है कई बार ये दोबारा से UV रेस की प्रेजेंस में ये टूट जाता है और ये O दोबारा से O3 के साथ मिलकर 2O2 भी बना लेता है, यानी यहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन भी हो सकती है। O प्लस O2 मिला के ओजोन फॉर्मेशन भी हो सकती है, और यहां पे जो हमारा ओजोन का डिप्लीशन भी साइमल्टेनियस प्रोसेस में हो रहा है। बात करते हैं आखिर ऐसा क्या रीजन है जो एंटार्क्टिका के ऊपर में ये बहुत ज्यादा डिप्लीशन है एज कंपेयर टू द आर्कटिक। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है टेम्परेचर। जी हां, जो ODS हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दे नीड वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ही जब लो टेम्परेचर होगा तो लो टेम्परेचर के अंदर ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वहीं पे हाई टेम्परेचर अगर होगा तो ये लेस एक्टिव होंगे, यानी अगर ये लो टेम्परेचर में हाईली एक्टिव हैं तो डेफिनेटली डिप्लीशन भी इसका ज्यादा होगा, यानी ओजोन का डिप्लीशन भी ज्यादा होगा। और वहीं पे हमने ऑब्जर्व किया, नेशनल जो हमारे ओशियन एसोसिएशंस हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया, आर्कटिक एसोसिएशन ने, एंटार्क्टिक एसोसिएशन ने ऑब्जर्व किया कि जो एंटार्क्टिका है वहां पे जो हमारा लो टेम्परेचर है वो -92 तक चला जाता है जुलाई मंथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, यानी जब सदर्न हेमिस्फीयर का विंटर आता है तो वहां पे जो लो टेम्परेचर है -92 तक चला जाता है, जिस वजह से जो हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन और जो आर्गन और इस तरह के जो ODS सब्सटेंसेस है, हैलोन, मिथाइल, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन को ज्यादा डिप्लीट कर पाते हैं। वहीं पे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मिनिमम टेम्परेचर पहुंचता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में, वो पहुंचता है हमारा -70s के अंदर में। तो -70s के अंदर में आर्कटिक रीजन के अंदर में, यानी ये उतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते ODS कि उसको इतनी ज्यादा डिप्लीट कर पाए। सबसे बड़ा रीजन है हमारा ये टेम्परेचर, यानी एंटार्क्टिका के ऊपर जो हमारा लो टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा रीजन है ODS के एक्टिव होने का, और जितने ज्यादा ODS एक्टिव होंगे उतने ही ज्यादा हमारी ओजोन डिप्लीशन होगी। बात करते हैं डेटा की, तो टेम्परेचर बहुत, यानी पोलर में मिनिमम बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाता है, विंटर टाइम में लो पहुंच जाता है जुलाई अगस्त में यहाँ पे एंटार्क्टिका के पास में। वहीं पे आर्कटिक के रीजन में अगर हम देख रहे हैं तो -78 चला जाता है, और ये लगभग दिस अकर ऑन एवरेज 1 to 2 months ओवर द आर्कटिक। बट
अबाउट 5 months ओवर द एंटार्क्टिक ईच ईयर, यानी ये जो लो टेम्परेचर है 5 महीने तक लगभग एंटार्क्टिका पे रहता है। वहीं पे आर्कटिक पे जो लो टेम्परेचर है बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, 1 से 2 महीने के लिए। डेफिनेटली टाइम पीरियड भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लो टेम्परेचर ऊपर से ज्यादा टाइम के लिए, और आर्कटिक में कंपैरेटिवली उसमें हाई टेम्परेचर है और लो टाइम यानी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिसकी वजह से वो ओडीएस जो सब्सटेंस है ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज है यहाँ पे जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है। जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यानी जो पोल में जो आर्कटिक पोल और जो एंटार्क्टिक पोल है उसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर का जो क्लाउड है वो जो है लो टेम्परेचर की वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी द रेंज ऑफ विंटर मिनिमम टेम्परेचर फाउंड इन आर्कटिक is much greater than in the Antarctic region। रेंज मतलब है कि हाई और लो के बीच में जो डिफरेंस है वो जो आर्कटिक है यानी आर्कटिक के अंदर में वो ज्यादा है, यानी जो हाई और लो टेम्परेचर के बीच में वो जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। वहीं पे एंटार्क्टिक का जो हम रेंज हम देख पा रहे हैं वो क्या है, कंपैरेटिवली कम। In some year, polar stratospheric cloud formation temperature are not reached in the Arctic। यानी कई बार ऐसा होता है इस रेंज की वजह से, कई बार जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा, यानी लो रेंज का मतलब है कि अगर विंटर पड़ेगा तो -92 डिग्री सेल्सियस और अगर समर होगा तो -80 डिग्री सेल्सियस, यानी टोटल डिफरेंस आ गया हमारा 12 हो गया हमारा रेंज। वहीं पे हम आर्कटिक की अगर हम बात करेंगे तो विंटर में -78 डिग्री सेल्सियस और समर्स में -40 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे रेंज हो गया लगभग हमारा 38। तो यहां पे जो रेंज है आर्कटिक में वो ज्यादा है, और एंटार्क्टिका में यानी गर्मियों में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, गर्मियों में भी -80 के आसपास रहता है, सर्दियों में -92 रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रेंज हमारी कम रहती है। ओवरऑल रेंज कम होने का मतलब है कि टेम्परेचर हमेशा ज्यादातर टाइम पे कम रहता है, जिसकी वजह से ओडीएस सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की। इट फॉर्मेशन टेम्परेचर एंड आर ऑलवेज प्रेजेंट फॉर मैनी मंथ्स, जैसा मैंने बताया 5 महीने के एटलीस्ट समवेयर इन द एंटार्क्टिका, एंड सीवियर ओजोन डिप्लीशन अकर ईच ईयर विंटर, हर बार विंटर में। यानी जैसे ही यहां पे विंटर खत्म होती है यानी जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त के बाद में एंटार्क्टिका के ऊपर जो लेयर है ओजोन की वो दोबारा से रिकवर भी करने लग जाती है। यानी जुलाई मंथ में स्पेशली जब एंटार्क्टिका के अंदर बहुत ही लो टेम्परेचर पहुंच जाता है, -90s में जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे ये डिप्लीशन होना स्टार्ट कर देगा। अब अगर हम बात करेंगे नवंबर के बाद से, यानी नवंबर से लेकर लगभग मार्च तक ये रिकवरी टाइम पीरियड होता है, यानी यहां पे ये रिकवरी होता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे आर्कटिक रीजन की, तो आर्कटिक रीजन में जब हमारा नवंबर से लेकर मार्च का टाइम पीरियड होता है तब यहां पे डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है और बाकी टाइम पीरियड में रिकवरी होती है। बट मेन चीज है कि कहां पे लो टेम्परेचर ज्यादा टाइम के लिए रहता है, दैट इज एंटार्क्टिक, और वो जो हमारा डिप्लीशन रेट है, जो ये वाला डिप्लीशन रेट है वो बहुत लंबा टाइम होने की वजह से यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। नवंबर मार्च के बाद ये एक तरीके से मार्च के बाद और अप्रैल के बाद ये रिकवरी करना स्टार्ट करता है, लेकिन उतनी रिकवरी नहीं कर पाता जितनी इसको करनी चाहिए। दूसरा रीजन है यहां पे, अगर हम पहले टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें तो आर्कटिक के अंदर में जो टेम्परेचर है हम देख पा रहे हैं कि -80s के आसपास में रहता है, और वहीं पे जो एंटार्क्टिका के अंदर जो टेम्परेचर इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हैं -100 के आसपास भी पहुंच रहा है, जो एक बहुत बड़ा रीजन है यहां पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के लो टेम्परेचर होने का। Here it is near about 89 to -92 degrees Celsius, and here it is -24 to -78 degree Celsius। दूसरे अगर रीजन की बात करें, पहला रीजन है हमारा टेम्परेचर, सेकंड रीजन है पोलर वोर्टेक्स, यानी जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर मान लीजिए ये हमारा है आर्कटिक रीजन एंड दिस इज एंटार्क्टिक रीजन। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एंटार्क्टिक,
तो आर्कटिक रीजन में हम जब ग्लोब के ऊपर हम देखते हैं, आपने प्रेशर बेल्ट्स के बारे में सुना होगा, जो हमारे अर्थ के ऊपर प्रेशर बेल्ट होती है, फेरल बेल्ट हो गई, हेडले सेल हो गया, और हमारे पास हो गया पोलर सेल। ये जो सेल्स होते हैं, इनके अलावा भी एक पोलर वोर्टेक्स होता है हमारे अर्थ के चारों तरफ। यानी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर यहां पे एक वोर्टेक्स की फॉर्म में एक पोलर वोर्टेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलेंगे आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स। और यहां पे अगर हम बात करें तो एक एयर का एक बहुत बड़ा मास लगभग 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे, माइल्स डिस्टेंस पे, यानी सरफेस से, यानी एंटार्क्टिका के सरफेस से लगभग 12, 13, 14, 15 किलोमीटर के आसपास में, सीजन के हिसाब से वेरी करता है हाइट, इतने डिस्टेंस पे हमारे अर्थ के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा एयर का मास ऐसे सर्कुलेट करता है। और ये सर्कुलेशन डिपेंड करता है, उसकी स्पीड डिपेंड करती है कि कितना हमारे पास वहां पे लैंड मास है और कितना उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे टेम्परेचर के ऊपर में। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लैंड मास जो 70% के आसपास, हमारा 70% के आसपास जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 70% लैंड मास। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लगभग 30% लैंड मास या इससे थोड़ा सा ज्यादा यहां पे हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है, जिसका इंपैक्ट कंपैरेटिवली कम रहेगा। यानी अगर हम बात करते हैं जो पोलर वोर्टेक्स होते हैं, जो हमारे पोल के ऊपर में एक एयर का मास बहुत फास्ट स्पीड से घूम रहा है, वो यहां पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यहां पे बहुत ही ज्यादा वीक होता है, जिसका एक मेन रीजन है वीक होने का यहां पे लैंड मास। तो जहां पे लैंड मास होगा कम, वहां पे जो हमारा पोलर वोर्टेक्स है वो होगा वीक। जहां पे लैंड मास होगा ज्यादा, वहां पे पोलर वोर्टेक्स होगा हमारा स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे हमें एक स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स दिखाई देता है। अब आप एक सिंपली इसको समझ सकते हैं, यहां पे जो पोलर वोर्टेक्स हमारा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग जब इंटेंसिटी होती है, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत फास्ट रिंग इस तरीके से घूम रही है, तो कोई भी एयर नीचे से जो आएगी वो इंस्टेंटली इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगी और इसके साथ साथ घूमने लग जाएगी। वहीं पे जो हमारा पोलर वोर्टेक्स यहां पे है वो एक्चुअली में थोड़ा वीक है, तो इस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है। तो हमारे जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यहां से जो एमिट होते हैं वो इजीली यहां से निकल सकते हैं और ऊपर की जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ओजोन की जो लेयर है उसको डिप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब भी ओडीएस सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यहां से एमिट होंगे, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यहां से एमिट होंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एमिट होंगे, तो ये जो पोलर वोर्टेक्स है ये इसको अपने ट्रैप में ले लेगा, अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगा, जिसकी वजह से जो ऊपर की जो ओजोन है वहां तक बहुत ही कम क्वांटिटी के ओडीएस पहुंचेंगे। जबकि यहां पे जो हमारा जो पोलर वोर्टेक्स है वो कंपैरेटिवली वीक है। वीक होने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरा एयर मास प्रॉपरली ऐसे सर्कुलर रिंग नहीं बना रहा है, वो एक वेवी नेचर बना रहा है, जिसकी वजह से जो ओडीएस है वो डायरेक्टली इसको क्रॉस करके कई बार ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं और ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। यानी हमारे ओजोन डिप्लीशन और एंटार्क्टिका के मेन 2 रीजन हैं। एक तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स हैं उनका लो टेम्परेचर होना, और दूसरा है पोलर वोर्टेक्स का वीक होना। सो हियर द मेन रीजन इज वीक पोलर vortex and low temperature। यहीं पे अगर हम देखें, यहां पे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स और यहां पे होगा कंपैरेटिवली, यहां पे लो है तो कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से आर्कटिक के अंदर में डिप्लीशन कम होता है। यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, मिथाइल जो क्लोरोफॉर्म है, CFC, HFC, ये सब ज्यादा एमिट होने के बाद भी वहां पे आर्कटिक पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है,
क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। यहां पे कंपैरेटिवली एमिशन कम हो रहा है, लेकिन एमिशन कम होने के बाद भी कंडीशन फेवरेबल है, इस वजह से ज्यादा डिप्लीशन हो रही है। इस तरीके से कुछ हमारे दिखते हैं पोलर वॉर्टेक्स। ये पोलर वॉर्टेक्स अगर हम आर्कटिक में देख रहे हैं तो प्रॉपरली यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। वहीं पे अगर हम एंटार्क्टिक के साथ में देखेंगे तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो प्रॉपरली नीचे से आने वाली जो क्लोरीन ब्रोमीन या जो ओडीएस है उनको रोक नहीं पाएगा और क्लियरली वहां से सीधा क्रॉस करके वो बाहर निकल सकता है। बात करते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज ने या फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आए हैं ओजोन की डिप्लीशन को बचाने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा वियना कन्वेंशन। सबसे पहले साइन किया गया वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया के अंदर में। तो वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीशन। तो इसके मेनली ओजोन लेयर के लिए आया था, डिप्लीशन के लिए। 1985 में इसको लाया गया। इनिशियली इसमें 28 कंट्रीज ही थी, धीरे धीरे करके इसमें 198 अभी मेंबर्स हो चुके हैं और इसको रेटिफाई कर दिया था 197 ने, और अभी रिसेंटली 198 टोटल आ चुके हैं। ये फोर्स में आया 1988 के अंदर में, यानी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट कर दिया और इसको रेटिफाई भी कर दिया गया 2009 के अंदर में। 2009 के बाद इसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कंट्रीज द्वारा। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 16 सितंबर को एक वर्ल्ड ओजोन डे भी डिक्लेयर कर दिया कि हम आगे से 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे बनाएंगे, क्योंकि इसको लाया गया था 16 सितंबर को। और इसके बाद जो हमारा मेनली जो वियना का जो अमेंडमेंट होता है, और अमेंडमेंट के बाद जब आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसको 16 सितंबर को लाया जाता है, जिसके वजह से 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ ओजोन डे, जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओपन किया गया था कन्वेंशन में सिग्नेचर के लिए। वियना कन्वेंशन अपने आप में नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीक हो जाता है। यानी अगर कंट्री इसको फॉलो नहीं करती है तो उन पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस या फिर उनके ऊपर कोई ज्यादा सैंक्शंस नहीं लगाए जाते, इस वजह से थोड़ा वीक हो जाता है। ये एक तरीके से वियना कन्वेंशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे यानी जब वियना कन्वेंशन आपका ये इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हमें एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट भी साइन करना चाहिए, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके बाद में वो आएगा। मेन चीज था हमारे जो यूज है सीएफसी का, उसको हम कम कर दें। यानी सीएफसी एक ऐसा एजेंट है, केमिकल एजेंट है, जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द वियना कन्वेंशन मीट एवरी 3 ईयर इश्यूज के ऊपर में, रिसर्च के ऊपर में, हमारे ऑब्जर्वेशंस, फाइनेंशियल के ऊपर में डिस्कशन करती है। हर 3 साल बाद इनकी मीटिंग होती है और जब जरूरत होती है तो ये हर साल भी मिल लेते हैं। यानी ओजोन से रिलेटेड जो सबसे पहला कन्वेंशन होता है वो 1985 में होता है, वियना कन्वेंशन। बट इसके नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होने की वजह से इसको ज्यादा कंट्रीज ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इसमें एक्शंस नहीं लिए, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट आता है फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और फिर बात की जाती है कि इसके अंदर में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इसको प्रॉपरली मेंशन किया है कि ये कहां कहां पे यूज किए जाते हैं और हमें किस किस तरीके से इसको फेज आउट करना है। यानी इन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है, जो यूपीएससी ने भी कई बार पूछा है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज किए जाते हैं, इस तरह की चीजों को। यहाँ पे डिस्पेंसर्स में यूज किए जाते हैं, परफ्यूम्स के अंदर में इसको यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेशन में इसको यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशर्स है उसमें इसको यूज किया जा रहा है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जहां पे इसको यूज किया जा रहा है। यानी हेलोन्स को यूज किया जाता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सबको यूज किया जाता है। और इंडिया ने इनको फेज आउट करने का भी प्लान बना लिया है। यानी हेलोन को फेज आउट कर दिया गया 2010 के अंदर में, सीएफसी को फेज आउट कर दिया गया 2010 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड 2010 में, मिथाइल क्लोरोफॉर्म 2015 में, मिथाइल ब्रोमाइड 2015 में, और वहीं पे हमारा जो एचसीएफसी है यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको 2030 तक इसको 100% एक तरीके से फेज आउट कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाएगी इंडस्ट्री जिसके अंदर
ये वाला जो हमारे पास HCFC है वो यूज होता है। उदाहरण के तौर पे जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और जो हमारे AC होते हैं, जहां भी रेफ्रिजरेशन यूज करना होता है वहां पे CFC यूज किया जाता था। फिर उसके बाद में HCFCs यूज करने लगे, HFCs यूज करने लगे, और धीरे धीरे हमारा जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो होगा HFO, हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन। HFO हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन का एक रेफ्रिजरेंट होगा, एक कूलेंट होगा जिसको यूज किया जाएगा। लेकिन मेन चीज है, कोई भी चीज इंस्टेंटली उसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। हमारे पूरे इंडिया में जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उन सब के अंदर में चेंज करने पड़ेंगे, तभी हम इस फ्यूल को यूज कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, तो इसके लिए इसके बाद में आता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके कंपैरेटिवली एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। 16 सितंबर 1987 को इसको एग्री कर लिया जाता है, साइन कर लिया जाता है, और एंटर कर जाता है, फोर्स में आ जाता है 1989 1 जनवरी को। इसका मेन पर्पस है टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द UV रेज और UV रेडिएशन। इसमें वही सारे एजेंट्स को दोबारा से इंक्लूड किया गया। यहां पे CFC है, हेलोन HCFC, और इसके अंदर में एक और चीज को स्पेशली फोकस किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। बट यहां ध्यान रखने वाली बात है कि HFC जो है ये एक ODS नहीं है, नॉट अ ODS, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है। तो फिर हमने इसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की लिस्ट में और उसके प्रोटोकॉल में क्यों डाला है? ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जिसका इंपैक्ट कुछ 1000 गुना ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। इस वजह से इसको इसके अंदर में डाल दिया गया था, लेकिन कंट्रीज इससे नाराज हो गई। उन्होंने बोला कि जब आप एक ओजोन से रिलेटेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर में एक नॉन ODS आपने क्यों इंजेक्ट किया है, क्यों इस लिस्ट में डाला है? जिसकी वजह से कंट्रीज थोड़ा नाराज होती दिखी, जिस वजह से मॉन्ट्रियल को फर्दर फिर चेंज कर दिया गया और HFC को एज अ अमेंडमेंट करके HFC को सेपरेटली एक दूसरे एग्रीमेंट में डाला गया जिसका नाम है किगाली एग्रीमेंट। इसके बाद में हम उसको देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेसफुली मेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ओजोन लेयर is on its way to recovery। धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ये सितंबर 16 को मैंने जब बताया आपको इंटरनेशनल डे मनाया जाता है या फिर इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। एज ऑफ जनवरी 1, 2015 की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ की ODS, CFC, CTC एलोन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल ब्रोमाइड हैव बीन ऑलरेडी फेज्ड आउट ग्लोबली। पूरे ग्लोब में इस चीज को फेज आउट कर दिया जा चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। यानी कोई भी नया कंपोनेंट, कोई भी मशीन, कोई भी ऐसे डिवाइसेस नहीं बन रहे हैं जिनमें इसको यूज किया जाए। बात करते हैं फर्दर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। ये अगर इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंडर में आएगा, और इंडियन गवर्नमेंट ने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 ये इंप्लीमेंट किया, जिसके तहत जो भी कंपनीज ओजोन से रिलेटेड कंपोनेंट्स या फिर चीजें बना रही है उसको वो फेज आउट करे और उसको बैन करे। इसके अंदर हैव बीन पुट इन प्लेस टू कॉमन जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा कंट्रोल प्रोडक्शन है, कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रोकने के लिए, ट्रेड को रोकने के लिए, टू द नॉन पार्टीज ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो पार्टीज हैं वो तो ये फेज आउट कर ही रही है, लेकिन अगर कोई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टी नॉन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रही है या उनसे कुछ इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स लेकर आई 2000, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है 1986, जो कि इफेक्ट में आया 19 जुलाई 2000। ये जो सब्सटेंस आर यूज्ड इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें यूज किए जाते हैं, रेफ्रिजरेशंस में यूज किए जा रहे हैं, फोम मैन्युफैक्चरिंग, जो फोम बनाया जाता है
उसमें यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जब शेविंग क्रीम्स और इस तरह के जो होते हैं उनमें भी इसको यूज किया जाता है, जहां भी प्रेशराइज चीजें यूज की जा रही है। फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट, मेटल क्लीनिंग, जब क्लीनिंग करनी होती है तो उसमें भी इसको यूज किया जा रहा है। गारमेंट क्लीनिंग के अंदर भी इस तरह के एजेंट्स को यूज किया जाता है। सॉइल फ्यूमिगेशन, जैसे मैंने बताया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है सॉइल के अंदर फर्टिलिटी और ये सब बढ़ाने के लिए। क्वारंटीन करने के लिए, प्री शिपमेंट एप्लीकेशन के लिए, यानी जो हम कुछ चीज भेजने चाह रहे हैं उसको बाहर से पैकिंग और ये सारी चीजों के अंदर भी, रेफ्रिजरेशन के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ओडीएस आर ऑल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ये कुछ जो ओडीएस है वो ग्रीन हाउस गैसेज भी हो सकती हैं, एंड दीज गैसेज वर नॉट इंक्लूडेड इन द क्योटो बास्केट ऑफ द गैसेज फॉर एमिशन कंट्रोल। आप जानते होंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में 6 गैसेज को एक तरीके से बैन किया गया था। CO2, N2O, यहाँ पे CH4, SF6, यहाँ पे PFC पर फ्लोरोकार्बन और यहाँ पे HCF, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन सबको इसके अंदर में इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा, यानी ये ऑलरेडी जब बैन की जा चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में 1997 के अंदर में, अब हमें जरूरत है कि इसके अलावा जो दूसरी गैसेस होती हैं जो ओडीएस भी है प्लस में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी करती है, ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, उसके फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तरीके से लाया गया, एज दीज आर ऑलरेडी बीन फेज आउट अंडर द एम्बिट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। As per experts' estimate, GHG emission have been reduced by more than 11 gigatons equivalent per year through the ODS phase-out activities of the Montreal Protocol. जब से Montreal Protocol आया है तब से हर साल 11 gigatons कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को बचा लिया जाता है, यानी उसके एमिशन को बचा लिया जाता है, जो कि इतने कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट है। 11 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट है, और इतना जो है हम उसको कम कर चुके हैं। जब हमारा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके अंदर में जो HFC की प्रॉब्लम होने लगी, कंट्रीज ने HFC से अपोज किया कि हम HFC को फेज आउट नहीं करेंगे अंडर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इस वजह से लाया गया किगाली एग्रीमेंट, जो कि 2019 के बाद में एक तरीके से बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है, लीगली बाइंडिंग सिंस 19। ये साइन किया गया था जब हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28th मीटिंग चल रही थी 15th ऑफ अक्टूबर 2016 किगाली रुवांडा के अंदर में। तो किगाली रुवांडा के अंदर में जो 28th मीटिंग चल रही थी मॉन्ट्रियल की, उसके अंदर में मॉन्ट्रियल का ही प्रोटोकॉल को एक तरीके से अमेंडमेंट करके किगाली एग्रीमेंट लाया गया 2016 के अंदर में। स्पेशली हमारा पर्पस था एक वो वाली गैस को इंक्लूड करना, एक केमिकल एजेंट को इंक्लूड करना जो कि पिछले किसी एग्रीमेंट में सक्सेसफुली फेज आउट नहीं किया गया है। तो सिर्फ HFC के लिए स्पेशली लाया गया किगाली एग्रीमेंट। Another group of substance, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, वर इंट्रोड्यूस्ड एज नॉन ओडीएस। जैसे मैंने बताया आपको, ये एक ओडीएस नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, प्री में आ सकता है क्वेश्चन आपका कि HFC जो है वो एक ओडीएस है, दैट इज नॉट अ ओडीएस। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, बट इसको भी एज ओडीएस इसमें इंक्लूड करके और उसी कैटेगरी में डाल के इसको फेज आउट करने की कोशिश की गई है। To support the timely phase out of CFC, HFC and HFC do not deplete the stratosphere ozone. They have high global warming potential ranging from यानी 12 से लेकर 14,000, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली 14,000 टाइम्स ज्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है। इस वजह से जरूरत है कि इस तरह के एजेंट को भी फेज आउट किया जाए, which have adverse impact on the climate। यानी एक तरीके से हम बात करें कि जो HFC का एमिशन ग्रोइंग है किस रेट से बढ़ रहा है, 8% हर साल बढ़ता है, और एनुअल अगर एमिशन प्रोजेक्टेड है यानी कुछ साल में जो हो सकता है वो 7 से 19% तक ये बढ़ सकता है बाय द एंड ऑफ 2050। यानी इस बढ़ते हुए एमिशन को हमें रोकना है अंडर द किगाली एग्रीमेंट, जो कि 2019 से एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से क्या फायदे होंगे, मेनली जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस वाला और 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो हमारा क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में जो टारगेट है कि हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस को मैक्सिमम हम अलाउ कर सकते हैं, तो वो टारगेट भी हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। यहां पे जो कंट्रीज एग्री टू ऐड HFC
to the list of controlled substance and approved a timeline for their gradual reduction by 80-85% by 2040। यानी कंपनीज ने, कंट्रीज ने एक तरीके से ये एग्री किया, एक्सेप्ट किया कि एटलीस्ट 80 से लेकर 85, 80 to 85% को एटलीस्ट हम फेज आउट कर देंगे। इंडस्ट्रीज का जो एमिशन हो रहा है उसको हम कम कर देंगे बाय 2040 और फाइनली सभी को 2050 तक 100% फेज आउट करना होगा। यानी अपनी अपनी कैपेसिटी के बेसिस पे यहां पे 3 ग्रुप में कंट्रीज को डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप 1 में जो डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, ग्रुप 2 के अंदर में मेनली वो कंट्रीज हैं जो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और जो ग्रुप 3 है उसके अंदर में ऐसी कंट्रीज हैं जो मेनली ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और उसके अंदर में इंडिया भी प्रेजेंट है। यानी ग्रुप 3 का पार्ट है इंडिया, जिसका जो फेजिंग टाइम पीरियड है वो 2050 होगा फाइनली, और जो 80 to 85% फेज आउट करना है वो 2047 में करना है। अनलाइक अदर कंट्रीज जो अदर ग्रुप्स हैं जिनका टारगेट 2040 है। डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेसिटी हमने वॉलंटरीली इसको थर्ड ग्रुप में अपने आप को एक्सेप्ट किया है और एनलिस्ट करवाया है। बात करते हैं फर्स्ट रिडक्शन डेवलपमेंट, जो डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू इन 2019, डेवलपिंग कंट्रीज विल फॉलो विद अ फ्रीज of HFC consumption level in 2024 फिर 2028 for some nations। यानी ये टारगेट कंट्रीज वाइज उसमें डिवाइड किया गया है। जो इंडिया का टारगेट है, यानी इंडिया 4 स्टेप्स में इसको करेगा, 2030 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 10% तक हम फेज आउट कर लेंगे 2032 तक, 37 तक 20% हम फेज आउट कर लेंगे, वहीं पे 2042 तक 30% फेज आउट कर लेंगे, और वहीं पे लास्ट में जो 85% फेज आउट करेंगे हम 2047 में, और फाइनली 2050 तक हम 100% HFC फेज आउट कर लेंगे। यानी इसका ये मतलब है कि जो कंपोनेंट्स हमारे मार्केट में आ चुके हैं, यानी जो मार्केट में आ चुके हैं, अब उसको यूज तो करेंगे डेफिनेटली कुछ लोग। अब जो लोग उसको यूज करेंगे तो ये एमिशन तो होता रहेगा, यानी 85% तक हम रोक देंगे 47 में। लेकिन जो जिन लोगों ने नए नए एसी खरीदे हैं, नए नए कंपोनेंट्स खरीदे हैं, वो पहली बार जब उसको यूज करेंगे तो और भी कुछ टाइम हमें चाहिए इसको 100% हमारे एनवायरमेंट से खत्म करने के लिए। तो 2050 हमारा लास्ट टाइम पीरियड होगा। हर कंट्री का लास्ट टाइम पीरियड जो है, डेडलाइन जो है वो 2050 रखा गया है। HFC phase down is expected to prevent the emission of up to 105 million tons of carbon dioxide equivalent of greenhouse gases। यानी इक्विवेलेंट का यहाँ पे मतलब है कि हम एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं तो 105 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर पाएंगे। हालांकि हमें यहाँ पे एक GHG को कम करना है, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि एवरेज टेम्परेचर को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है बाय 2100 आपका जो ईयर है। इंप्लीमेंटेशन अगर होता है तो किगाली एग्रीमेंट जो अमेंडमेंट है थ्रू द एडॉप्शन ऑफ द लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी विल अचीव एनर्जी एफिशिएंसी गेन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिडक्शन, क्लाइमेट को बेनिफिट। यानी हमारी जो दूसरी चीजें हैं, दूसरे एग्रीमेंट्स हैं एनवायरमेंट को रिलेटेड, एनवायरमेंट के रिलेटेड, वो भी सक्सेसफुली हम अचीव कर पाएंगे। HFC phase down implementation which involves synergy with ongoing governmental programs, यानी जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं दूसरी चीजों को लेके एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसके साथ इसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा, सिनर्जाइज कर दिया जाएगा और स्कीम्स उसी के साथ में इंप्लीमेंट की जाएगी। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो ये हमारे इकोनॉमी को, सोशल बेनिफिट्स को ये भी बढ़ाएगा। डेफिनेटली हमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्लान नहीं लाने पड़ेंगे, सभी को एक तरीके से अम्ब्रेला प्रोग्राम में इसको डाल दिया जाएगा और उसको इंप्लीमेंट करा जाएगा। देयर वुड बी स्कोप फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब इस तरीके से फेज आउट किया जाएगा तो डेफिनेटली एक नीड होगी कि हम अपने कंपोनेंट्स खुद बनाएं, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगे पड़ेंगे, जो कि एक बूस्ट अप करेगा हमारी खुद की इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्टर है वो भी इंप्रूव कर सकता है और ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा हमें HFC का। हम भी इसके अंदर में रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और वार्मिंग जो है वो हमारी वो भी कम हो सकती है। इंडस्ट्रीज जो है ट्रांजिशन हो सकता है, लोग ग्लोबल वार्मिंग करेंगी इंडस्ट्रीज भी, और ऑल्टरनेटिव्स हमें मिल जाते हैं HFC को फेज डाउन करने के बाद। In addition, there would be opportunity to promote domestic innovation for new generation
ऑल्टरनेटिव रेफ्रिजरेंट्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, यानी रेफ्रिजरेशन में जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने आ जाएंगे। अगर हम अब खुद भी इसको इंपोर्ट करेंगे, खुद ही अगर इसको डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम होगा। लेस एनर्जी एफिशिएंट जो हमारे पास एनर्जी एफिशिएंट वाली जो टेक्नोलॉजीज है उसको हम हटा देंगे, हाई एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे और हमारा जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे हैं और इस तरह के आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएं, उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।